Hello students, today our topic is delegation of authority. Okay, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में एक कंसेप्ट हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है, मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ए मैनेजर हैव लॉट ऑफ वर्क, so the manager is also delegate some work to their subordinates and also give some authority to perform this responsibility, and the manager is also create accountability, ठीक है, to his subordinates so the subordinate perform his responsibility in a proper way. In the this whole process is called the delegation of authority. तो बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक मैनेजर अपने वर्क का कुछ पार्ट अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करता है और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो उसको कुछ पावर भी देता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर देता है और कहते हैं इस होल प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, मैंने ये तीन वर्ड यूज किए हैं। इन तीनों का एक एक की डिटेल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये होते क्या है। तो कई बार आता है व्हाट डू यू मीन बाय द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है व्हेन ए सीनियर असाइन सम वर्क टू देयर सबॉर्डिनेट एंड आल्सो गिव सम अथॉरिटी टू परफॉर्म दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी and also create the accountability so that the subordinate is also perform his responsibility in a proper way. This whole process is called the delegation of authority. Clear आ गया सबको? Okay. Then our next topic, principle of absoluteness of accountability. Principle of absoluteness of accountability का मतलब क्या है? कहता प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंसेप्ट में वी डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवर सबॉर्डिनेट्स, वी डेलीगेट अथॉरिटी टू अवर सबॉर्डिनेट्स, बट वी कांट डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी टू अवर सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, इफ वी गिव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवर सबॉर्डिनेट्स बट स्टिल वी आर अकाउंटेबल फॉर नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क टू हिज सीनियर। ठीक है, तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जब एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई वर्क असाइन कर देता है, उस वर्क को परफॉर्म करने की पावर उसको दे देता है, लेकिन फिर भी सीनियर उस वर्क के कंपल्सन या नॉन कंपल्सन होने पर वो सीनियर खुद अकाउंटेबल होता है अपने सीनियर के प्रति। ठीक है, तो इसका मतलब डेलीगेशन में आप अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, ध्यान से देखो। भाई एक मैनेजर है मेरा, ठीक है, उसने क्या किया, सुपरवाइजर को काम दे दिया, सुपरवाइजर को काम दे दिया। ठीक है, मैनेजर ने किसको वर्क दे दिया, सुपरवाइजर को। ठीक है, सुपरवाइजर ने अपने नीचे मान लो 5 सेल्समैन रखे, उन 5 सेल्समैन को दे दिया, 5 सेल्समैन उसने रख दिए। मैनेजर ने सुपरवाइजर को क्या काम दिया कि भी आपको क्या करना है, 1000 यूनिट क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। 1000 यूनिट क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ओके, 1 वीक में। ये काम मैनेजर ने किसको दे दिया, सुपरवाइजर को दे दिया। ठीक है, और आप ये यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए पावर भी दे दी कि आप जितने चाहे एम्प्लॉय आप हायर कर सकते हो। ठीक है, ये पावर दे दी, या रॉ मटेरियल परचेज करने की पावर दे दी, कोई भी पावर दे दी, सबको आ गया। तो बेटा आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1 वीक में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इसके लिए आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करने की पावर दे दी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी। यहां तक क्लियर हो गया। सुपरवाइजर ने ये काम अपने 5 सेल्समैन को दे दिया, या 5 अपने एम्प्लॉय को दे दिया, 5 अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, 1 2 3 4 और 5 इन 5 सबॉर्डिनेट्स को दे दिया। तो ईच सबॉर्डिनेट प्रोड्यूस करेगा 200 यूनिट, क्योंकि तभी तो आपकी 1000 यूनिट प्रोड्यूस होगी। 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर आ गया। बेटा 5वां जो एम्प्लॉय था वो किसी डिजीज से सफरिंग हो गया और उसने ऑफिस आना या
कंपनी में आना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया, और वो अपनी 200 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इट मीन्स 1 वीक के एंड में सिर्फ 800 यूनिट ही क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इट मीन्स भाई सुपरवाइजर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। अब देखो, सुपरवाइजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन फिर भी टारगेट अचीव ना होने की वजह से सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल टू हिज मैनेजर। सुपरवाइजर ही मैनेजर को क्या देगा, जवाब देगा फॉर कंपल्सन या नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क के लिए। सुपरवाइजर इस 5वें एम्प्लॉय को ले जाके खड़ा नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि जी इसने काम कंप्लीट नहीं किया तो ये जवाब देगा, नहीं। कहता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में कहता है कि अगर आपका यानी मैनेजर का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तो मैनेजर उस वर्क का कुछ पार्ट अपने सबॉर्डिनेट को दे सकता है, उस काम को करने की पावर दे सकता है, लेकिन मैनेजर इज स्टिल अकाउंटेबल फॉर कंपल्सन या नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क टू देयर सीनियर। ठीक है, कि अगर काम कंप्लीट हो जाता तो भी सुपरवाइजर ही मैनेजर को जवाब देता, और अगर नहीं हुआ 800 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो भी सुपरवाइजर को ही मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय जवाब नहीं देगा। इसी को बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मनीष सर ने विक्रम सर को कोई काम दिया, ठीक है, और विक्रम सर ने वो काम मुझे दे दिया और मैंने वो काम अपने एक स्टूडेंट को दे दिया। सबको समझ आ गया? स्टूडेंट ने वो काम प्रॉपर नहीं किया तो मैंने उस स्टूडेंट को काम करने की पावर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो स्टूडेंट ने काम नहीं किया तो मैं अकाउंटेबल किसके लिए होंगी, प्रिंसिपल सर के लिए। प्रिंसिपल सर अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, मनीष सर के लिए। तो इसका मतलब होता है कि बेटा डेलीगेशन में आप किसी को पावर दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, बट आप अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। अकाउंटेबल तो आप खुद होगे अपने सीनियर के रिगार्डिंग में, कंपल्सन या नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क के लिए। चाहिए आपने काम कंप्लीट करा तो भी आपको जवाब देना है, भाई अगर आपने काम कंप्लीट नहीं करा तो भी आपको जवाब देना है। क्लियर? एक और बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आप एक चीज बड़ी अच्छे से ध्यान से इस चीज को करोगे कि भाई इसमें आपने एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना है, क्योंकि ये पॉइंट तो एक लाइन से भी क्लियर हो जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहती है कि वी डेलीगेट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वी कांट डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी। लेकिन बेटा 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो क्या आप इतना लिखने से कोई 3 मार्क्स आप ले पाओगे? नहीं। तो आप एक एग्जाम्पल से डायग्राम बना के कि भाई एक सीनियर है, ऐसे करके भी बता सकते हो, एक सीनियर है उसने बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी, अथॉरिटी क्या दी, प्रॉपर एग्जाम्पल दोगे। इसने काम कंप्लीट नहीं किया तो ये अकाउंटेबल बी के प्रति होगा, बी अकाउंटेबल ए का प्रति होगा। तो बी ने पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, फिर भी बी अकाउंटेबल है किसके प्रति, ए के प्रति। ऐसे करके एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करना होगा। विदाउट एग्जाम्पल कभी भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है, बच्चा कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है। कई बार ये क्वेश्चन एक दूसरी सेंस में भी पूछा जाता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द एब्डिकेशन ऑफ मैनेजर्स। ऐसा करके एक लाइन है, एब्डिकेशन। क्या डेलीगेशन से मैनेजर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं, एब्डिकेट हो जाते हैं? कि डेलीगेशन एक वो कंसेप्ट होती है जिसे मैनेजर्स एब्डिकेट हो जाते हैं, इसलिए इसको अडॉप्ट करते हैं। क्या आप इस बात से एग्री हो कि डेलीगेशन करने से मैनेजर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट हो जाते हैं? नेवर। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन में तो सिर्फ आप अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट ही नहीं कर रहे। तो बेटा मैं कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच पाऊंगी, क्योंकि जवाब तो मुझे ही देना है, आंसर तो मुझे ही देना अपने सीनियर को कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो डेलीगेशन इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन। एक स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन ऑफ मैनेजर्स, डू यू एग्री? तो लिखना नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। और बेटा ये आपको एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पहले 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करोगे, फिर विद एग्जाम्पल डायग्राम बना के आपको अच्छे से लिख के आना है, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आप सीधा एक लाइन लिख के आओगे तो आपको 3 मार्क्स से नहीं मिलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एलिमेंट्स या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, कि डेलीगेशन की क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, या डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स है। डेलीगेशन की प्रोसेस में सबसे फर्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने डेलीगेशन की डेफिनेशन में भी ये 3 वर्ड यूज किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, और थर्ड कौन सा है, अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट विल भी आता है व्हाट डू यू मीन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Responsibility means obligation to complete the task is called the responsibility. Yeah, responsibility means when a manager assigns some work to his subordinate, then that work is the responsibility of the subordinate. जब एक मैनेजर अपने subordinate को कोई वर्क असाइन करता है, वो उस subordinate की responsibility होती है। आ रहा है ना समझ में? तो responsibility means obligation to complete the task is called the responsibility। एक एग्जाम्पल देना कि मैनेजर ने subordinate को या A ने B को वर्क असाइन किया है कि आपको 1000 यूनिट क्या करनी है, सेल करनी है। तो 1000 यूनिट सेल करना दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी, ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आप इसकी फीचर्स करोगे। कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। कहता है ये मीनिंग है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क विच आर असाइंड बाय ए सीनियर टू सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ये फीचर इसकी डेफिनेशन ही है। इट अराइज फ्रॉम सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन। बाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से अराइज होती है, सीनियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन से। क्यों? क्योंकि अगर सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन है तो ही आप किसी को काम दे सकते हो। अगर आपका सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन नहीं है तो आप किसी को वर्क असाइन नहीं कर सकते। तो अथॉरिटी यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किससे अराइज होती है, सीनियर सबॉर्डिनेट के रिलेशन से। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा होता है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब कि मुझे ऊपर जवाब देना है कंपल्सन या नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क के लिए। कई बार बच्चा सोचता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो तो मैडम काम तो ऊपर से नीचे दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो डाउनवर्ड होना चाहिए क्योंकि मैनेजर सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है। समझ आ गया? इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो डाउनवर्ड होना चाहिए। बट आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होगा बिकॉज ए सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल टू हिज सीनियर फॉर कंपल्सन या नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क। ये रीजन साथ में दे दोगे क्योंकि एक सबॉर्डिनेट अपने सीनियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है कंपल्सन या नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क के लिए। ठीक है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा होता है, अपवर्ड। और अगर कोई बच्चा डाउनवर्ड लिखना है तो उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन जरूर सेट करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो डाउनवर्ड है बिकॉज ए सीनियर असाइंड वर्क टू सबॉर्डिनेट, इसलिए उसका फ्लो कैसा होता है, डाउनवर्ड। लेकिन एनसीईआरटी में अपवर्ड ही लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन जो दी है वो। लेकिन अगर कोई बच्चा डाउनवर्ड लिखेगा तो उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन जरूर लिखेगा। समझ आ गया? अगर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीचर्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दो और उसके बाद इसकी फीचर्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड द अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी वी कांट फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी इज आल्सो असाइन्ड बाय ए सीनियर टू हिज सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको काम दिया था कि भाई आपको 1000 यूनिट क्या करनी है, सेल करनी है। मान लो ए सीनियर था, उसने बी सबॉर्डिनेट को 1000 यूनिट सेल करने की क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो फिर अथॉरिटी में उसको पावर दी कि आप चाहो तो एडवर्टीजमेंट कर सकते हो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट करने की पावर क्या हो गई, अथॉरिटी हो गई। सबको समझ आ गया? एक एग्जाम्पल जरूर दोगे। ठीक है, उसके बाद इसके फीचर्स। इट अराइज इंडिविजुअल जॉब पोजीशन। कहता अथॉरिटी किससे अराइज होती है, इंडिविजुअल जॉब पोजीशन से। जॉब पोजीशन का मतलब आपके डेजिग्नेशन से अथॉरिटी अराइज होती है। कभी भी मत मानना कि अथॉरिटी किसी पर्सन को मिलती है, अथॉरिटी हमेशा उसके डेजिग्नेशन को मिलती है। अथॉरिटी किसको मिलती है, उसके डेजिग्नेशन को मिलती है। तो अथॉरिटी ऑलवेज एक इंडिविजुअल की डेजिग्नेशन उसकी जॉब पोजीशन से और उसको रिसीव होती है। सेकेंड, अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, ये डेफिनेशन ही है, द पावर टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड द अथॉरिटी। कहता अथॉरिटी क्रिएट सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। बेटा मैंने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में भी 4th पॉइंट बताया था ना, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में, कि 4th पॉइंट में हम क्या देते हैं, पावर देते हैं। और जैसे ही हमने अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी असाइन कर दी, कहता वैसे ही सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन भी क्रिएट हो जाता है, हु इज सीनियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट।
because those person who have more power, that person is the senior, and those person who have less power, that person, these are the subordinates. भाई जिनके पास ज्यादा पावर होती है वो सीनियर होते हैं, और जिनके पास कम पावर होती है वो सुबॉर्डिनेट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी सीनियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशन भी डिफाइन करती है। अथॉरिटी मिलते ही क्लियर हो जाता है हु इज सीनियर एंड हु इज ए सुबॉर्डिनेट। फोर्थ पॉइंट, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। कहता है अथॉरिटी पर रूल्स रेगुलेशन के थ्रू कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी लिमिटेड दी जाती है। अगर किसी को अननेसेसरी अथॉरिटी दी जाती है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? मिस यूज करेगा। तो अथॉरिटी पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल्स रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि ये लिमिटेड ही दी जाती है, अनलिमिटेड नहीं दी जाती है। बाय लॉ, जैसे प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन है और डेजिग्नेशन को हमने पावर दे दी, तो प्रिंसिपल्स की भी पावर पर लिमिटेशंस होती है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी पावर की एक लिमिटेशंस होती है, भाई इतनी ही लिमिट में वो काम कर सकता है। हम टीचर है, हमारी पावर्स पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होता है कि भाई हम इतनी पावर, हमारे पास इसी पावर के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा पावर नहीं है। तो डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर इंडिविजुअल की जो अथॉरिटी होती है उस पर कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है लॉ के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा उसको पावर नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसका मतलब डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग पावर पहले ही डिसाइड हो जाती है। तो बेटा इसका मतलब पावर पे कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है, आप और ज्यादा पावर यूज या ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसा डेजिग्नेशन वैसी पावर। कहता है अथॉरिटी का पावर, अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो भी कैसा होता है? डाउनवर्ड। बिकॉज एक सीनियर जो होता है वो सुबॉर्डिनेट को अथॉरिटी असाइन करता है, सीनियर सुबॉर्डिनेट को अथॉरिटी असाइन करेगा, तो अथॉरिटी का फ्लो भी कैसा आएगा? डाउनवर्ड होता है। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, अथॉरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी ना ज्यादा होनी चाहिए और ना कम, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि मोर अथॉरिटी होगी तो मिस यूज होगा, लेस अथॉरिटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो पाएगी। सो अथॉरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, आफ्टर ऑल यू गिव एन एग्जाम्पल, और उसके बाद आप इसकी फीचर्स लिखोगे। और ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के सेकेंड प्रोसेस का पार्ट है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी। बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी ऑफ द सुबॉर्डिनेट टू हिज सीनियर। जब एक सुबॉर्डिनेट अपने सीनियर को आंसर देता है कंपल्सन या नॉन कंपल्सन ऑफ टास्क के रिगार्डिंग में, तो उसी को क्या बोला जाता है? अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स answerability of his subordinate to his senior is called accountability. Accountability cannot be delegated. Accountability कभी भी हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पार्शली डेलीगेट किया जाता है। पार्शली का मतलब काम तो दे सकते हो लेकिन जवाब तो अभी भी आपके पास ही रखा है। जैसे मैंने अपना काम अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी काम करने की, लेकिन फिर भी जवाब मुझे देना है अपने सीनियर को, तो इसका मतलब कुछ जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी मेरी बची हुई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डेलीगेट नहीं होती, पार्शली डेलीगेट होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट ही नहीं होती है। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग देखा। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्लियर होगा। आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सीनियर इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। कहता अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग है कि भाई मान लो मैंने अपने यहाँ पर काम दिया था कि 1000 यूनिट आपको क्या करनी है? सेल करनी है। ये पावर दे दी कि आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट करने पर भी, ठीक है, जैसे ए ने बी को दिया 1000 यूनिट सेल करनी है, बी ने सी को दे दिया 1000 यूनिट सेल करनी है, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। सी ने एडवर्टीजमेंट भी करी लेकिन फिर भी मेरी 900 यूनिट ही क्या हुई? मार्केट में सेल हुई। समझ आ गया? तो सी अकाउंटेबल किसके रिगार्डिंग होगा? बी के रिगार्डिंग में। बी अकाउंटेबल किसके रिगार्डिंग में होगा? ए के रिगार्डिंग में। ऐसा कभी नहीं होगा कि सी ने काम कंप्लीट नहीं किया तो सी आंसर देगा किसको? ए को, क्योंकि सी कभी भी ए को आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि सी इज नॉट अकाउंटेबल टू ए। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे दिया इसमें। उसके बाद इसकी फीचर्स। कहता अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। फ्लो अपवर्ड। बेटा अकाउंटेबिलिटी का फ्लो कैसा होता है? अपवर्ड होता है।
बिकॉज ए subordinate is also give answer to his senior. एक subordinate अपने सीनियर को आंसर देता है और सीनियर को आंसर देगा तो उसका फ्लो कैसा होता है, अपवर्ड होता है. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा भाई सीनियर subordinate को आंसर दे. subordinate सीनियर को आंसर दे रहा है इसलिए उसका फ्लो अपवर्ड होता है. कहता है टेक रेगुलर फीडबैक. ठीक है, कहता है बेटा अकाउंटेबिलिटी में हम इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि हम रेगुलर अपने सुबॉर्डिनेट से फीडबैक लेते रहे. क्योंकि अगर हम रेगुलरिटी में अपने सुबॉर्डिनेट से फीडबैक लेते रहेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉपर तरीके से वर्क परफॉर्म करेगा. क्योंकि मुझे पता है कि सुबॉर्डिनेट ने गलत काम करा लेकिन जवाब मुझे देना है सीनियर को. सो अकाउंटेबिलिटी हमें कहीं ना कहीं फोर्स करती है कि हमें अपने सुबॉर्डिनेट के काम को बार बार क्या करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए. ठीक है, ताकि वो प्रॉपर वे से वर्क परफॉर्म करे. तो अकाउंटेबिलिटी में हम रेगुलर अपने सुबॉर्डिनेट्स का क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं. जैसे मैं आपको बता रही हूँ भाई ए ने बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया. ठीक है, फिर भी बी रेगुलर चेक करेगा सी को कि उसी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. क्योंकि इसको पता है कि अगर सी ने गलत काम करा तो भी जवाब मुझे देना है ए को. क्या, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम रेगुलर अपने सबॉर्डिनेट को फीडबैक लेते हैं, उसके काम को चेक करते हैं. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ओके, उसके बाद इनके डिफरेंस थे. रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का डिफरेंस, ठीक है, या अकाउंटेबिलिटी और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस, या तीनों का एक साथ डिफरेंस. तीनों का डिफरेंस एक साथ करना ज्यादा जरूरी है. तीनों का डिफरेंस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हमारा टॉपिक बच जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इंपॉर्टेंस अभी है 3-4 वीडियो का टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. ठीक है, आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग जरूर मेरे से शेयर करें. ठीक है, हम लाइव क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.